Hello everyone, welcome to my channel. Now we taken our discussion fiscal audit. में fiscal audit के total 44 clauses हैं. उनको डिटेलिंग में डिस्कशन में नहीं ले रही हूँ. ये सारे जो क्लोजेस हैं जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं, इन सभी को तो मैं डिटेल में लूंगी डिस्कशन में, जिसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस बने होंगे उनको भी अपन डिस्कस करेंगे. और बाकी सारे क्लोजेस को मैं ऐसे छोड़ूंगी भी नहीं, खाली बस उसमें क्या लिखा है उतना सा रीड करके आगे बढ़ जाएंगे अपन. ठीक है, तो अभी अपन आ जाते हैं सबसे पहले तो उसके इनिशियली जो फिस्कल ऑडिट होता है. हाँ अच्छा, इसमें एक टॉपिक और भी है, पब्लिक ट्रस्ट का ऑडिट करना. तो उसमें बहुत सिंपल है, एक तो बस एक फॉर्म जो है, फॉर्म वो याद रखना है अपने को. फॉर्म 10 भी जो है उसके अंदर ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है. और बाकी तो अगर आपको ऑडिट करना है तो सिंपली जो काम सारे ऑडिट में करते हैं वो पब्लिक ट्रस्ट में भी करना है, जैसे सब्सटेंशियल चेकिंग, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल चेक करना है. उसके अलावा आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन, लिस्ट ऑफ द ट्रस्ट डीड और लिस्ट ऑफ द अकाउंटिंग, फिर ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन कैसा है वो सारा चेक करना है. देन वी शुड चेक बैलेंस शीट, पी एंड एल, ट्रायल बैलेंस, एवरीथिंग वी शुड चेक. अभी एक अगर क्वेश्चन आता है कि जो 44 AB के ऑडिट है वो एप्लीकेबल किसके ऊपर है, वो किसके ऊपर नहीं है, तो उसको इनिशियली हल्का डिस्कस कर दें. अगर 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर, ज्यादा की रेसिप्ट्स प्रोफेशन में, 2 करोड़ से ज्यादा की रेसिप्ट्स बिजनेस में है, तो उनको क्या करवाना है, अपना ऑडिट करवाना है. अच्छा, तो टर्नओवर जो है उसकी कैलकुलेशन की बहुत बार क्वेश्चन पूछते, तो टर्नओवर में आप क्या करोगे, सेल्स रिटर्न को डिडक्ट करोगे. देन यू शुड डिडक्ट कैश डिस्काउंट ऑल्सो, trade discount also, but cash discount should not be deducted from the turnover. ठीक है, कैश डिस्काउंट को डिडक्ट नहीं करना है और ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करना है, और ऐसे अपना टर्नओवर आ जाएगा. और उस अकॉर्डिंग अपने को टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है कि नहीं वो देखना है. ओके, अब अपन आ जाते हैं क्लोजेस के ऊपर. फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है. फर्स्ट है नेम, सेकंड है एड्रेस ऑफ द एसएससी, थर्ड है पैन ऑफ द एसएससी, फोर्थ इंपॉर्टेंट है. देखो फोर्थ में ऐसा क्वेश्चन आया था, मैं बताती हूँ क्या आया था, कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो उसके अंदर जो अपने को डिटेलिंग करनी होती है वो सारी अपन क्लोज 4 के अंदर डिटेलिंग करते हैं, फॉर्म 3CD के अंदर. ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा था कि एडवोकेट था. क्वेश्चन में कैसे पूछा था कि एक एडवोकेट था. ठीक है, उसने क्या किया कि जो उसके सर्विस टैक्स का अमाउंट था, अभी तो नहीं चलता सर्विस टैक्स, लेकिन जिस जमाने चलता था उस टाइम क्वेश्चन बना था कि सर्विस टैक्स का जो अमाउंट था उसने उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया. फिर जो अथॉरिटी है उन्होंने शो कोज नोटिस इशू किया और एडवोकेट ने ऑडिटर को बोला कि मेरे ऊपर मतलब अभी जो है ये प्रेसिडेंट पेंडिंग है, तो आप इसकी डिटेलिंग फॉर्म 3CD के अंदर मत करो. तो एज एन ऑडिटर अपने को क्या करना है, अपने को डिटेलिंग करनी है और लिखना पड़ेगा क्या क्या डायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल है वगैरह. ठीक है, वो सब था. बच जाता है अपना 5 भी इंपॉर्टेंट चीज, स्टेटस ऑफ द एसएससी 6 में पिछला साल, 7 में दिस ईयर, मतलब असेसमेंट ईयर. अब 8 आ जाते हैं. 8 का भी क्वेश्चन है, 8 to 12 का एक मिक्स क्वेश्चन पूछा था, जिसमें ऐसा था 8 वैसे होता है किसके लिए है कि अपने को जो ऑडिट करवानी होती है 44 AB के अंदर उसके लिए, और 12 किसके लिए होता है, 12 होता है प्रिजम्पटिव बेसिस पे. अगर अपन क्या कर देते हैं, अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर देते हैं. ठीक है, जैसे 44B बहुत सारे थे इसके अंदर 12 के अंदर, 44B, BB, BBA, BBB, जिसमें ऐसा था ना कि जो NR है उसके शिपिंग बिजनेस था या फिर मिनरल ऑयल्स वाला एक्सट्रैक्शन वाला बिजनेस था, वो सब था. ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है अपने को इसमें खाली इतना सा लिखना है, जैसे क्वेश्चन आया था कि कोई पर्सन है, ठीक है, जिसने कि प्रिजम्पटिव बेसिस पे जो उसको जैसे 7.5% ऑफ रेसिप्ट का डिस्क्लोज करना होता है, उसने उससे कम पे डिस्क्लोज किया, तो अब बताओ उसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है कि नहीं. और दोनों ही सेक्शन लिखे हुए दे रखे थे. 44BB के अंदर मिनरल ऑयल्स का बिजनेस था उसका, 44BB में उसने कम बताया है प्रिजम्पटिव बेसिस से इनकम, और क्या उसको 44AB में ऑडिट करवानी है. तो सिंपल सी बात है कि अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे ऑडिट करवाते हो देन ओनली आपको ऑडिट से एग्जामिनेशन मिला हुआ है कि आप ऑडिट नहीं कराओगे तो चलेगा. लेकिन अगर आपने जो आपकी डीम्ड प्रिजम्पटिव इनकम है उससे कम डिस्क्लोज की है इनकम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करवानी पड़ेगी. एक्चुअली क्या होता है, ये जो क्लोजेस है उसमें कहीं कहीं अपने को इनकम टैक्स का पार्ट आता है. अब जो या तो वो ग्रुप अपियर हो रहे हैं या फिर जिन्होंने टैक्सेशन पढ़ लिया है उनके लिए तो ठीक है, जैसे मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर है तो मुझे इसमें समझ में आ रहा है कि, बट मैं इस लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन पॉइंट में ले रही हूँ. जैसे क्वेश्चन बने हैं, जैसे क्वेश्चन में 44AB और 44BB डिस्कस था, तो सिर्फ वही सेक्शन पे फोकस करने वाली. इनकम टैक्स में जो डिटेलिंग है उसमें अपन नहीं जाएंगे, तो जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है इनकम टैक्स उनको भी आराम से समझ में आ जाएगा. बस एक प्रॉब्लम रहेगा कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे साउथ इंडियन जो फ्रेंड्स है वो हमेशा बोलते हैं इंग्लिश में लेक्चर करना है, तो इंग्लिश में नहीं हो पाएगा. टोटल लेक्चर मिक्सअप में चलेगा इंग्लिश हिंदी, टोटल लेक्चर इंग्लिश में नहीं हो पाएगा. अब आ जाते अपन क्लोज 9 के ऊपर.
क्लोज 9 में क्या आ जाता है, फर्म जो PSR मतलब जिनका अपन कहते हैं पार्टनरशिप है, ठीक है। 8 मैंने बताया था कि प्रिजम्पटिव बेसिस 8 और 12 कैसे आया था, वैसे 8 में आपको ऑडिट करवानी नहीं पड़ेगी अगर आपने प्रिजम्पटिव बेसिस पे अगर क्या किया है, अपना इनकम बताया है। प्रिजम्पटिव बेसिस पे बताया है तो क्लोज 12 के अंदर लिखना है, लेकिन अगर प्रिजम्पटिव बेसिस पे जो इनकम आती है उससे कम पे बताया है तो फिर आपको ऑडिट करनी है और क्लोज 8 के अंदर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लोज 8 और क्लोज 12 दोनों साथ में खत्म किया मैंने। अब आ जाता है 9 के ऊपर आ जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है फिजिकल ऑडिट, आई नो दैट। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और कुछ एडिशनल पॉइंट हो या कुछ ऐसा लगे कि मैंने स्किप किया तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे भी बताना ऐसे कौन से पॉइंट है जो मैं स्किप कर दी। 9 के अंदर आ जाता है PSR, मतलब अपन ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो देखा होता है, ठीक है, किसका, पार्टनर्स। तो पार्टनर्स का क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इस साल क्या है, वो चेंज कितना हुआ है, ठीक है, लास्ट प्रीवियस ईयर से इस ईयर, वो सब अपने को 9 में बताना होता है, नॉट इम्पॉर्टेंट। देखो जो यहाँ पे लिख रखे हैं स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो, ये सारे ऐसे क्लोजेस है जो कि एक बार एग्जाम में पूछे हुए, इन्हीं पे फोकस कर रही हूँ मैं, बाकी सारे मैं खाली रीड आउट करके आगे बढ़ रही हूँ। अब जैसे 10 जो है वो नेचर ऑफ बिजनेस बताना है, ठीक है। 11 जो है उसके अंदर है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। 11 में सिर्फ किताबें की बात की है, मतलब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हैं कि नहीं, अगर रखे हैं एसएससी ने, मतलब हम एज एन ऑडिटर फ्रॉम 3CD के अंदर हमारे एसएससी के बारे में बताते ना कि एसएससी ने बुक्स ऑफ अकाउंट रखे हैं तो कितने रखे, कहाँ रखे, लोकेशन क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए, ये सब बताना है। फिर आ जाता है 12 अपन डिस्कस कर चुके प्रिजम्पटिव इनकम। 13 के अंदर क्या आ जाता है, 13 के अंदर आता है अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग। प्रीवियस ईयर से इस ईयर अगर चेंज हुआ है तो, अगर चेंज हुआ है तो क्या चेंज हुआ है, उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या पड़ा है, वो सब बताना है। 13 में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जिनके ऊपर 155A के अंदर 133 के अकॉर्डिंग उन्होंने 133 जो अपना इनकम टैक्स एक्ट है उसमें बता रखा है कि आपको कैसे अकाउंटिंग रखनी है, मर्केंटाइल सिस्टम पे, कैश बेसिस पे, वो सब, ठीक है। तो 133 का रेफरेंस देंगे हम, और एक 155 बताएंगे कि ICDS जो हमारे इनकम टैक्स ने बता रखे हैं, मैं ऐसे किसी की बात नहीं कर रही हूँ, ICDS जो इनकम टैक्स ने डिफाइन किए हैं उनका डिस्क्लोजर। तो देखो इसमें भी क्या होता है कि जब आप इंक्रीज डिक्रीज बताते हो लास्ट ईयर से इस ईयर, तो आप 13E के अंदर बताते हो, ठीक है, और जब आप उसमें डिस्क्लोजर्स बताते हो तो आप 13F के अंदर बताते हो। अब इतना अपन क्लोज के सब क्लोज में नहीं जाएंगे, बस 13 ही लिख लेना जिसमें इंक्रीज डिक्रीज तो सारे ICDS का बताना है, लेकिन डिस्क्लोजर्स जो है वो जो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट है और सिक्योरिटी है उन दोनों का नहीं बताना है। तो ICDS में एक बार बता देती हूँ। देखो फर्स्ट वाला ICDS क्या बोलता है अपने को, ICDS 1 इज अबाउट अकाउंटिंग पॉलिसीज, 2 इज अबाउट valuation of stock, 3 is about the contract construction contract, 4 is about revenue recognition, 5th is about the tangible fixed assets, 6th is about the change of foreign exchange rate जिसका डिस्क्लोजर नहीं बताना है। फिर 7 is about the government grant, 8 is about securities जिसका भी डिस्क्लोजर नहीं बताना है, इंक्रीज डिक्रीज ही बताना है, और 8 is about securities हो गया, 9 is about the borrowing cost and 10 is about the provisioning contingent assets, contingent liabilities, 13 is over, now we are on 14, close number 14 is about अपने को क्या हुआ था। देखो क्लोज नंबर 14 की केस स्टडी भी है जो बताती हूँ, इन्वेंट्री को वैल्यूएशन की बारे में बता रखा है, ठीक है, जैसे पहले जो लीफो पे था अभी उनको चेंज करके फीफो पे आ गए वो लोग, ठीक है, तो कितना चेंज, जो चेंज किया है मेथड उससे कितना इम्पैक्ट पड़ा है वो सारा इसमें डिस्क्लोज करना होता है, और डेविएशन क्या हुआ है, कौन सा मेथड लगाया है, उसमें क्या इफेक्ट पड़ा है, एवरीथिंग यू शुड बी रिपोर्टेड हियर। देन क्लोज नंबर 16, 15 क्या, 15 इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया है स्टॉक में, डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी मैं, डिटेलिंग में फिर अपन टैक्स पढ़ने लग जाएंगे, तो वो कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया है स्टॉक में तो डिस्क्राइब डेट्स और कैश रिसिप्ट्स, ये सारा बताना है, सिंपल। अब आ जाते हैं क्लोज 16, क्लोज 16 में क्या आता है, 16B, क्लोज 16 में 3 सब क्लोजेस हैं, देखो यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है B, C और E, इन तीनों सब क्लोजेस के क्वेश्चन पूछे हुए, तो इनको वन बाय वन अपन केस स्टडी के साथ डिस्कस करते हैं। 16B जो है वो रिफंड ऑफ द कस्टम ड्यूटी एडमिटेड, देखो एक बहुत अच्छी केस स्टडी बनी थी, मुझे अच्छी लगी थी, कि थोड़ा आंसर इसका टिपिकल जा रहा था। क्या हुआ था कि जो कस्टम ड्यूटी है उसको रिफंड कर दिया था, हाँ कस्टम ड्यूटी को रिफंड किया, लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं, मतलब रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटी जो है वो अभी तक क्रेडिट नहीं किया, ठीक है, क्रेडिट नहीं किया P&L में, उसका रीजन ये था कि वो जो रिलेटेड था वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था, नेक्स्ट ईयर में ड्यू हो रहा था,
तो क्या आपको रिपोर्ट करना है? तो इसका आंसर ये था कि रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कि वो नेक्स्ट ईयर से रेलेवेंट है, तो नेक्स्ट ईयर में ही रिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, दूसरे इसी में सेकंड पार्ट था इसी क्वेश्चन का कि आपने चेंज इन मेथड किया है, चेंज इन मेथड नहीं किया है, आपने पॉलिसीज चेंज किए, तो क्या आपको 13 के अंदर बताना है क्या? तो आपको पता होगा 13 में मेथड चेंज करने पे अपन रिपोर्ट कर रहे थे, पॉलिसी चेंज करने पे नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे 30 में भी आंसर था कि आपको फॉर्म 3CD के अंदर रिपोर्ट नहीं करना है 30 में, क्योंकि पॉलिसी चेंज हुई है। तो इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, फिर 16 का दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था स्केलेशन क्लेम को लेके, 16C में बोला था कि जो स्केलेशन क्लेम होता है 16C में अपन उसको रिपोर्ट करते हैं। स्केलेशन क्लेम मतलब क्या होगा कि जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है नॉर्मली अराइजेस पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट से इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू ए अर्लियर ईयर, भले पहले वाले साल में वो एंटर हुआ हो कॉन्ट्रैक्ट, तो भी अगर एक्सेप्ट किया है क्लेम तो ही आप क्या करोगे, अगर क्लेम एक्सेप्ट हुआ है तो ही रिपोर्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, और एक्सेप्ट हुआ है तो रिपोर्ट करना है 16C में एस्केलेशन क्लेम। अब मुझे एक बताओ कि यहाँ पे जब अपन ने रिफंड की बात की थी ना, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। 27 जो है ना वो क्रेडिट की बात करता है, लेकिन वो सिर्फ वेट वाले क्रेडिट की बात करता है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो 27 अपना इतना इंपॉर्टेंट नहीं ले जाता है, दिख रहा है ना, देखो 27 मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, और फिर 41 जो है ना क्लोज 41 वो भी अपने को रिफंड की बात करता है, उसमें सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो भी रिफंड वगैरह होते हैं उनकी। तो देखो 41 के अंदर जो होता है उनकी स्टडी कैसे बनती है वो बता देती हूँ, ताकि हाँ तो क्लियर हो जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आए तो अपने को उसमें आंसर में क्या लिखना है। क्या होता है सर्विस टैक्स, वैसे भी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन अगर जीएसटी लिख के पूछे कि सर्विस टैक्स जो है वो डिटरमाइन किया है, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया है, सर्विस टैक्स आपका बनना था इसलिए आपको शोकोस नोटिस इशू किया। ठीक है, तो सर्विस टैक्स और इंटरेस्ट का अमाउंट भी उसमें गिवन है क्वेश्चन में। फिर देखा है कि अपील फाइल किया आपने, किसने, एसएससी ने, ऑडिटर ने नहीं, एसएससी ने अपील फाइल किया, और एसएससी क्या बोलता है कि नहीं मेरे ऊपर ये सर्विस टैक्स लग ही नहीं रहा है, मेरी कंपनी में एप्लीकेबल ही नहीं है, मतलब तो अब मेरे ऊपर ये सर्विस टैक्स नहीं लग रहा है, इसलिए मैं जो है ऑडिटर को मना कर देता हूँ कि ऑडिटर फॉर्म 3CD के अंदर रिपोर्ट नहीं करे। ठीक है, तो एज ए ऑडिटर आप क्या करोगे, ऑब्वियसली अगर शो को नोटिस इशू हुआ है, भले ही उसने अपील फाइल कर दी, एसएससी मान रहा है कि उसको सर्विस टैक्स नहीं लग रहा है, पर आप एज ए ऑडिटर 47 के अंदर डिस्क्लोज करोगे, प्रॉपर्ली रिपोर्ट करोगे। ठीक है, प्रॉपर्ली रिपोर्ट करोगे कि सर्विस टैक्स कितना बना है और ये अपील चल रही है और जितना भी उसकी डिटेलिंग है। ठीक है, ये सब बोला था अपने को 41 में। अब अपन आ जाते 41 बता दिया मैंने, और 16 का सी बता दिया। 16 का ई के अंदर क्या है, सिंपल पूछा हुआ है इंस्टेंसेस ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स के इंस्टेंसेस क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे प्रोसीज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को बेचा, सेल ऑफ द प्रोसीज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वो हो सकता है, अगर गवर्नमेंट ग्रांट अपने को मिली है तो वो हो सकती है, या फिर अपने को प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन वगैरह है, तो ये सारे अपने आ जाएंगे। ठीक है, इंस्टेंसेस ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स में। अब आता है 17 क्लोज 17 में क्या है कि स्टाम्प ड्यूटी जो थी उसकी भी वैल्यू से कम पे वैल्यू पे बेच दिया है, 50C 43CA वाला जो है। ठीक है, तो फिर अपने को क्या करना होता है, रिपोर्ट करना होता है कितना कम पे बेचा क्या है वो सब। 17 के बाद में जाते हैं 18 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें खाली ऐसा बोला है कि जो डेप्रिशिएशन है, डेप्रिशिएशन रेट WDV के अंदर क्या है, आपको पता है ना कि इनकम टैक्स में सिर्फ WDV अलाउड है, SLM पावर जनरेटिंग यूनिट के लिए अलाउड है। तो आप ये बताओगे कि WDV कितनी है, क्या है, उस पर कितना डेप्रिशिएशन लगा है, उसके बारे में सब बताना है। ठीक है, क्लोज 18 में। क्लोज 19 के अंदर क्या बोला है, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है उसका कितना डिडक्शन मिला है, वो सारा क्लोज 19 में बताना है। फिर आ जाता है क्लोज 20, क्लोज 21 पे आ जाता है अपन, क्लोज 21A और क्लोज 21D। मैंने क्लोज 20 नहीं लिखा तो मैं बाद में बताती हूँ, क्लोज 20 पेंडिंग है अपना। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए नहीं लिखा, अब क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर में थे वो ही लिखे थे। अब आ जाते क्लोज 21A और 21D दोनों डिस्कस करते थे। तो क्लब के आप मेंबर बने हो तो सब्सक्रिप्शन फीस, एंट्रेंस फीस आपके ऊपर क्या लगी है, और उसके अलावा फैक्ट इन कोर्स ऑफ बिजनेस, पर्सनल नेचर, क्या क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं क्लब में, वो सारा अपने को लिखना है 21A के अंदर। अब आ जाते 21D इनवॉइसेस इज क्रेडिट एंड हाउ, 21D इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको अपन डिस्कस करते हैं। 21D में क्या है कि देखो एक केस स्टडी बनी है, पहले तो मैं इस क्लोज को बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि अगर 10,000 से ज्यादा का अगर एक्सपेंसेस है तो वो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ओवरड्राफ्ट से होना चाहिए, अगर इन ए डे एग्रीगेट दे रहे हो या फिर किसी एक पर्सन को आप दे रहे हो। ठीक है, तो 10,000 से ज्यादा का अमाउंट बैंक अकाउंट पे चेक करते हो, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है जो 6DD के अंदर लिखे हुए हैं, और एक 35,000 की लिमिट लगेगी 10,000 की जगह, अगर वो लीजिंग है। अगर लीजिंग गुड्स कैरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरिंग की है तो लिमिट 35,000 की। ठीक है, अब क्वेश्चन बना था कि 6 इनवॉइसेस जो है वो क्या किए थे, पेमेंट के 6 इनवॉइसेस 5,000 ईच के। ठीक है, 5,000 इसके 6 इनवॉइसेस है, तो क्या बताओ उसने कैश में पेमेंट किया तो वो लिमिट में है क्या,
6 इंटू 5,000 कर दो तो 30,000 होता है, ठीक है। अगर वो इंगेज इन लीजिंग है, लिख लिया क्वेश्चन में, तो 30,000 35 से कम है, चलेगा। अगर इंगेज इन लीजिंग नहीं है तो 30,000 10,000 से ज्यादा है तो फिर नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि वो एक इनवॉइस मत देखना, 6 इनवॉइस का टोटल अमाउंट देखना है, एग्रीगेट, ठीक है। या फिर ऐसा बोला है कि किसी पर्सन को, ठीक है, 10 एम्प्लॉयज हैं और टोटल 90,000 दिया है, ठीक है, अमाउंट एम्प्लॉयज को, तो एक पर्सन के पास में 9,000 ही आ रहा है, तो पर पर्सन ही देखना है, एग्रीगेट देखना है। यहाँ पे भी 90,000 है, मतलब आपको क्या करना था, एक दिन में आपने 90,000 का पेमेंट किया है, भुगतान किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट पे चेक कैसे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात थी कि 6DD के कुछ क्या है, एक्सेप्शन है जिसके अंदर चलता है अगर आप कैश में देते हो तो इसमें केस स्टडी में लिखा था कि किसी पर्सन के पास में उसके अकाउंट नहीं था, इसलिए कैश में दिया उसको, बैंक अकाउंट नहीं था, तो ये 6DD के एक्सेप्शन में कवर नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं लग रहा था, तो आपको एज एन ऑडिटर रिपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये 2-3 केस स्टडी थी, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं क्लोज 22 के ऊपर। क्लोज 22 क्या बोलता है, इसमें आता है कि जो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो 23 के अंदर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस है उनके लिए जो डिडक्शन है वो, ठीक है। क्लोज 23 पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, स्पेसिफाइड पर्सन को अगर आप भुगतान करो, स्पेसिफाइड पर्सन डिफाइंड है, अपने ब्रदर सिस्टर रिलेटिव्स वगैरह, ठीक है, जैसे जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग है, उनको अगर भुगतान कर रहे हो तो आपको एज एन ऑडिटर आपको क्या है, कितना अमाउंट का भुगतान हुआ है, उसकी डिटेलिंग, रीजंस, रीजनेबल है कि नहीं वैल्यू, ये सारा अपने को लिखना होता है, ठीक है, फॉर्म 3CD में। अब यहाँ पे ऐसा था कि आपका डायमंड का बिजनेस है, आपने एक्सपोर्ट किया, ऐसी कंसर्न को किया जिसको आपके ब्रदर ने ऑन कर रखा था, यहाँ पे कंसर्न को दिया है ना कि ब्रदर को दिया है, तो ये वाला उसके अंदर ही कवर नहीं हो रहा है। किसके अंदर कवर नहीं हो रहा है, क्लोज 23 में कवर ही नहीं हो रहा है ये केस, ठीक है। दूसरा केस और है, आपने रेंट का अमाउंट आपके ब्रदर को दिया है, ठीक है, या फिर आपने आपकी सिस्टर को इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है, वो कवर हो रहा है इसके अंदर, डायरेक्टली आपने ब्रदर सिस्टर को दिया है ना, ये कवर हो रहा है, तो ये आपको क्या करना है, एज एन ऑडिटर रिपोर्ट करना है फ्रॉम 3CD क्लोज 23 में, ठीक है। केस स्टडी समझ में आ गई। अब आ जाते हैं अपन 24, 25, 26, 27, चारों इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खाली रीड करके आगे बढ़ रही हूँ। 24 जो है, डी को फिर रबर का जो डिडक्शन अपन लेते हैं, आपको पता होगा 33 AB है के अंदर, ठीक है, तो वो सारा डिडक्शन बताना था। 25 के अंदर आपको जो पहले आपने लायबिलिटी बता दी थी, अब वो लायबिलिटी रिड्यूस हो गई है, तो एज ए इनकम जो एसएससी ने डिस्क्लोज की कि नहीं वो सब बताना है। 26 के अंदर 43B जो पेमेंट होता है, जो पेमेंट सिस्टम पे डिडक्शन अलाउड होता है, जैसे कि टैक्स है, सेस है, ये सब कुछ पेमेंट बेसिस पे जो डिडक्शन अलाउड होते हैं उनके बारे में बताना था, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे जो डिडक्शन अलाउड होता है 43B के अंदर, वो सारा बताना है क्लोज 26 के अंदर। अब आ जाते हैं अपन 20 और 27 क्रेडिट ऑफ वेट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाता है 28 के अंदर 28 इंपॉर्टेंट है। अब देखो एसएससी ने क्या किया, वैसे तो 28 जो है वो अब यूजफुल नहीं है क्योंकि उसमें अमेंडमेंट आ गया है टोटली, पर क्या लिखा हुआ था वो मैं बता देती हूँ। अमेंडमेंट ऐसा है कि जो पहले 56(2)(7)(a) जो सेक्शन था वो अब हो गया है 56(2)(10), ठीक है, तो अब रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है 56(2)(7)(a) में, पर लिखा हुआ क्या था मैं बता देती हूँ। जैसे कि एक एसएससी है, उसने क्या किया, रिसीव किया है शेयर ऑफ द कंपनी, ठीक है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे या विदाउट कंसिडरेशन पे, तो एज एन ऑडिटर आपको क्लोज 28 में बताना पड़ता था, लेकिन अब नहीं बताना पड़ता है क्योंकि वो अमेंड हो गया। अब क्लोज 29 क्या बोलता है, एसएससी नहीं, एज ए कंपनी आपने इश्यू किए हैं शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, तो क्लोज 29 में एज एन ऑडिटर आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर 56(2)(7)(b था जो क्लोज 29 है वो। अब आ जाते हैं 29A के अंदर बताएगा 56(9)(2) जिसमें फोरफिट कर लिया एडवांस वगैरह, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर अपन ने किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए एडवांस दिया था, ठीक है, तो एज एन एसएससी अपने को एडवांस जब मिला था और वो प्रॉपर्टी बाद में अपन नहीं बेच पाए किसी वजह से या सामने वाले ने मना कर दिया लेने से, तो जो उसने एडवांस का अमाउंट दिया था वो अपने फोरफिट कर दिया, तो एक तरह से अदर सोर्सेज की इनकम हो गई, तो वो डिस्क्लोज करनी थी 29A में। फिर आ जाती है 30A, 30B और 30C, ये तीनों ही ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड है। फटाफट बता देती हूँ, इस पे जैसे अमेंडमेंट हुआ था शायद इसलिए कोई क्वेश्चन कभी पूछा नहीं अभी तक तो 30A के अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग के एडजस्टमेंट 92C के बताने, 30B के अंदर
आपको अगर कोई एक्सपेंसेस इंटरेस्ट वगैरह के 1 करोड़ से ज्यादा है तो 30B में डिस्क्लोज करना है, और 30C में इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर जो अमाउंट है वो सारा अपने को डिस्क्लोज करना था। ठीक है, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट मतलब कि ऐसा ट्रांजेक्शन अपन ने डमी ट्रांजेक्शन किया है जिससे कि अपन टैक्स बचा सकें, तो वो सारा इसमें बताना था 30C में। ठीक है, फिर जैसे 31A मैं सेक्शन बता देती हूँ। 30A के लिए 92CE, 30B के लिए 92B जो इंटरेस्ट और से 1 करोड़ ज्यादा था वो, और 32C के अंदर इम्परमिसिबल। अब जैसे 31A, हाँ 31A भी इंपॉर्टेंट है। देखो 31A में क्या है, 269 एसेस के अंदर बोरिंग जो है वो 50 लाख से अगर ज्यादा है, ठीक है, तो बाय वे ऑफ अकाउंट भी चेक और ड्राफ्ट के थ्रू होनी चाहिए, वो बता रखा है। ठीक है, तो इसको अपने को 31 के अंदर क्या करना है, डिस्क्लोज करना है क्लोज 31 के अंदर। अब क्लोज 31A में ऐसा तो कुछ नहीं है, बस खाली लोन डिपॉजिट का अमाउंट है। 32 में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन जो होता है उसका अमाउंट आपको पता है ना, कि अगर आपका जैसे मैं ऐसा बताती हूँ कि ये सब P&L है, ठीक है, तो टर्नओवर जो होता है अपन क्या करते हैं, एक बेसिक क्या होता है कि अपन जो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर जो अपने पास टर्नओवर है या सेल्स है उसमें से जितने एक्सपेंसेस लेस करते जाएंगे सेल्स कम होती जाएगी, वो अपना नेट प्रॉफिट हो जाएगा, उस नेट प्रॉफिट पे अपने को टैक्स देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक जनरल बेसिक था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपने को ऐसा था कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस पुराने साल का है, प्रीवियस ईयर का, या फिर कोई डेप्रिशिएशन है तो वो भी कम होगा उस सेल्स में से, तो उसका भी अपने को डिडक्शन मिलता है, मतलब उससे भी नेट प्रॉफिट कम होता है, तो वो जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो सब बताना है, डेप्रिशिएशन बताना है। ओके, अच्छा 32 के अंदर 32E में तो अपन ने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिशिएशन देखा। 32E में बोल रखा है कि जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस से लॉस है वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना है, या फिर कोई ऐसी जैसे कंपनी का काम मैन्युफैक्चरिंग का है लेकिन उसका कुछ जो पार्ट है वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस में यानी शेयर की ट्रेडिंग वगैरह में है, उससे कुछ लॉस वगैरह हुआ है तो वो यहाँ पे डिस्क्लोज करने की बात बोली थी। ठीक है, जैसे सेक्शन 73 में जो अपने को डिडक्शन मिलता है। फिर आ जाते हैं अपन क्लोज 34 TDS के बारे में है। ठीक है, TDS जैसे डिडक्ट कर लिया, डिपॉजिट नहीं किया, या फिर डिपॉजिट ड्यू डेट पे नहीं किया, डिडक्ट ही नहीं किया, वो सारा अमाउंट अपने को यहाँ पे 34 में डिस्क्लोज करना होता है। फिर 35 में क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक का जो भी मटेरियल है, चाहे वो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हो, चाहे फिनिश गुड्स का हो, चाहे WIP का हो, वो सारे क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट अपने को यहाँ पे बताना होता है। एक से ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा मतलब केस बना हुआ था कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसके पास एक से ज्यादा स्टॉक है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो रही थी, इस वजह से उन्होंने बोला है कि अब हमारे पास अमाउंट एग्जैक्ट नहीं है तो हम डिस्क्लोज नहीं करें, तो कंपनी गलत है, हमको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। ठीक है, और वेराइटी ऑफ मटेरियल्स वो ठीक है। अब आ जाता है क्लोज 36 के अंदर आ जाता है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर द टैक्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगता है ना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT, वो लगता है 115 और 115O1A के अंदर, तो वो सारा बताना था अपने को 36 में। अब आ जाता है 37 में पोस्ट ऑडिट के बारे में। अब इसमें देखो केस स्टडी कैसे बनी थी, फॉर्म 3CRA जो था उसके अंदर कुछ डिस्क्वालिफिकेशन पोस्ट ऑडिटर ने बताए थे, तो हमको कंपनी क्या बोलती है कि आपको उस पोस्ट ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन से क्या लेना देना, आप लोग हो। ठीक है, तो हम ऐसा बोलेंगे फॉर्म 3CD फाइल करते हुए हमको जो क्लोज 37 है उसके अंदर बताना होता है वो सारी डिस्क्वालिफिकेशन और पोस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट, हमको उसकी कॉपी लेनी पड़ेगी, इंक्वायर करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग अपने को वहां पे रिपोर्ट करना पड़ेगा क्लोज 37 में। ठीक है, फिर आ जाता है क्लोज 38 सेंट्रल एक्साइज एक्ट। अभी तो एक्साइज इस दुनिया में रहा ही नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। 39 के अंदर फाइनेंस एक्ट 72A के अंदर मतलब सर्विस टैक्स की जो ऑडिट होती थी, तो ये दोनों ही तरह की ऑडिट अभी काम की नहीं है। फिर आ जाता है 40 भी इंपॉर्टेंट है, अपने को रेशियोज जो होते हैं वो बताने होते हैं। कंपनियां जिस भी SSC की क्या कर रहे हो, ऑडिट टैक्स ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, तो उस टैक्स ऑडिट में देखो क्वेश्चन में या तो टैक्स ऑडिट शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा, या 44A भी कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, या टैक्स ऑडिटर हो ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, तो अपने को समझ लेना है कि अपने को फॉर्म 3CD की जो भी क्लोजेस है उसमें से कहीं कुछ अपने को पूछा हुआ है। तो क्लोज 40 में क्या बोला हुआ है कि अकाउंटिंग जो रेशियो है, अकाउंटिंग रेशियो में अपने को कौन से GP टर्नओवर का रेशियो, NP टर्नओवर का रेशियो, स्टॉक टर्नओवर का रेशियो, ये सब बताने थे। फिर अपन आ जाते हैं 41 के ऊपर। 41 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, यहाँ पे पता हो तो जो सर्विस टैक्स जो था शोकॉज नोटिस इशू हुआ था, SSC ने बोला कि अभी तो मुझे नहीं लगता सर्विस टैक्स मेरे ऊपर एप्लीकेबल है, मैंने अपील फाइल कर ली, आप मत करो इसके अंदर रिपोर्ट, तो एज एन ऑडिटर हमने को रिपोर्ट करना था 41 में। 42, 43, 44 बाद में अमेंडमेंट के बाद यहाँ पे आए थे, कहाँ पे आए थे इस फॉर्म के अंदर, तो 42 के अंदर 61 और 61A के अंदर आज तक तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, ठीक है, 61, 61A के अंदर जो भी डिटेल फर्निश करनी है, 43 के अंदर
42 बोल दिया ना मैंने। 43 के अंदर इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ एंटिटी मतलब पेरेंट कंपनी जो है वो उसकी जो भी सब्सिडी वगैरह उसके बारे में बताएगी। और 44 के अंदर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन और अगर एक कंपनी है उसमें एक्सपेंसेस जीएसटी वाले जीएसटी जिस पे एप्लीकेबल है वो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जीएसटी नहीं लगता है वो एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, तो कौन से एक्सपेंसेस है जिस पे जीएसटी नहीं लगता है, कौन से जिस पे लगता है, वो सारा बताना था अपने को 44 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अपना 25 मिनट्स में पूरा फिजिकल ऑडिट एक बार का खत्म हो जाता है। मैं एक फास्ट रिवीजन करवा देती हूँ सिर्फ क्लोजर्स का। मैंडेटरी क्लोजर्स की ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब के जो चैनल है उनके ऊपर दे रखी है और बाकी सब अपने अपने हिसाब से ही बना लें। ठीक है, तो मैंने तो डिटेलिंग पढ़ी थी और ये वाले क्लोजर्स ही याद किए अभी तक। तो क्लोज 1 में नेम, 2 में एड्रेस, 3 में पैन नंबर, 4 के अंदर अपने को आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बताना है, 5 में स्टेटस, 6 में प्रीवियस ईयर, 7 में असेसमेंट ईयर, 8 के अंदर अपने को 44 एबी के ऑडिट, 9 के अंदर पीएसआर में चेंज, 10 में नेचर ऑफ बिजनेस, 11 में किताबें रखनी होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो कि आपकी है। ठीक है, फिर 12 में अपने को प्रिजम्पटिव बेसिस पे जो इनकम है, 13 में मेथड ऑफ अकाउंटिंग, 14 में अपना आ जाता है आईसीडीएस और सॉरी 14 में अपने को जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड्स वगैरह बताना होता है। 15 के अंदर अपने को जो कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, स्टॉक के अंदर, वो बताना होता है। 16 में अपने देखा था कि रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटी, एक कैपिटल रिसिप्ट्स वाला भी अपने क्वेश्चन देखा था, उसके अलावा स्किलेशन क्लेम वाला भी देखा था 16 में। फिर 17 में आ जाता है डिटेल ऑफ वो जो 43CA और 50C जो प्रॉपर्टी थी, कंसिडरेशन जो स्टाम्प ड्यूटी से कम ज्यादा था वो वाला जो क्लोज था। फिर 18 के अंदर अपना है डेप्रिसिएशन के बारे में, 19 में अपने साइंटिफिक रिसर्च देखा, 20 अभी पेंडिंग है, 21 के अंदर क्लब और 21 के अंदर वो इन्वेस्टर्स जो है 10,000 से ज्यादा है तो कैश के अलावा अकाउंट पे चेक वगैरह वो था। फिर 22 के अंदर 22 में 23 माइक्रो फाइनेंस माइक्रो स्मॉल कंपनी का जो डिडक्शन था, 23 के अंदर स्पेसिफिक पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन, 24 के अंदर 32AC, 32AD, 33AB रबर टी कॉफी वाले जो डिडक्शन, 25 के अंदर जो लाइबिलिटीज दिखी थी रिड्यूस हो गई थी सेक्शन 41 में उसका था, 26 के अंदर 43B पेमेंट बेसिस पे अपने को जो डिडक्शंस मिलते हैं एक्चुअल पेमेंट पे टैक्स वगैरह के, 27 में क्रेडिट ऑफ वेट, 28 के अंदर अपन ने देखा था 5627B जो 7A जो कि अब इम्पोर्टेंट नहीं है, और 29 में अपन ने देखा था कंपनी इशू करिए शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन वो 5627B के अंदर, 29A 5692 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का था, 38 30B और 30C वो ट्रांसफर प्राइसिंग के थे, 31 जो था वो लोन डिपॉजिट 269 एसेट्स के बारे में था। फिर 31 के बाद में आ जाता है 32 अपने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस डेप्रिसिएशन और स्पेकुलेटिव लॉस के बारे में था। 33 जो डिडक्शन अंडर 10A और 10A के अंदर जो डिडक्शन उसके बारे में था, जो कि अपने को ऐसी जगह जाके अपनी कंपनी स्टैब्लिश की जहाँ पे डिडक्शंस मिलेंगे अपने को। ठीक है, मतलब अपने को जो प्रॉफिट होगा उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो था अपने को 33 के अंदर। फिर आ जाता है 34 टीडीएस के बारे में लिखना था। 35 में अपने को एक से ज्यादा अगर स्टॉक्स है क्लोजिंग स्टॉक जितने भी अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक के वो 14 में वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक था, इसके अंदर अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के। ठीक है, 35 में। फिर 36 से रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 115 का लिखना था। 37 के अंदर अपने को कॉस्ट ऑडिट, 38 में एक्साइज ऑडिट, 39 में फाइनेंस एक्ट के अंदर स्टैटिस्टिक्स की ऑडिट जो होती है, 40 के अंदर अकाउंटिंग रेशियोज है, 41 के अंदर रिफंड की बात है, 42 के अंदर फॉर्म 61A 61B, 43 के अंदर इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ एंटिटी का जो पेरेंट कंपनी है उसको जो फाइल करना था, 44 के अंदर जीएसटी वगैरह रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये सारे अपने क्लोजेस थे। मैं एक बार ये सारे क्लोजेस रीड कर रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 4 इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला 844 मैंने कौन से क्लोजेस लिख रखे हैं, 4 8 11 12 13 14 16B 16C 16E 17 19 21A 21B 23 28 29 31 32A 32E 35 36 37 और 40, ये सारे वो क्लोजेस थे जो एक बार कभी एग्जाम में पूछे हुए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। एग्जैक्ट 30 मिनट में अपना फिजिकल ऑडिट खत्म हो गया।